Good morning dear aspirants, welcome to सुनने PCS. So this is our chemistry lecture part 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. देखिए अगर हम बात करें तो नेचर में करीब जो है करीब आपके 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. नेचर में जो है करीब 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इवन मोर देन दिस. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट. अगर आपको कहा जाए कि आप जो है इन सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखें तो आपको लगता है ये क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन इस तरीका से करते हैं कि सारी जो सिमिलर एलिमेंट्स जो है, कहने का मतलब है जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो अगर एक ग्रुप में अरेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप इस ग्रुप को स्टडी कर लीजिएगा तो आप सारे एलिमेंट्स को स्टडी कर सकिएगा. तो यही किया जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में. तो देखिए सबसे पहला अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो आपका डॉबनेरियर के थ्रू स्टार्ट किया गया था. इन्होंने बेसिकली आपका क्या किया, आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स को साथ में लिया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम को साथ में लिया. इनका कहना था कि जब एलिमेंट्स जब साथ में अरेंजमेंट किए जाते हैं 3 एलिमेंट्स, जो मिडिल एलिमेंट जो है, मिडिल एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस जो होती है इट इज ऑफ एवरेज ऑफ द टू. ठीक है ना. उसी तरीके से आप देख सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसके बाद ये तो 4 ही जो है ये ट्रिट्स आपके पता कर पाए. सो इट वाज नॉट एप्लीकेबल. उसके बाद जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने बेसिकली क्या किया, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस किया था. लेकिन इनका ये कहना था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो एवरी 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी, फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो आपकी मैच करेगी. ठीक है ना. जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने एलिमेंट्स को ऑक्टेव्स के रूल में अरेंजमेंट किया. 8 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8th. तो एवरी 8th एलिमेंट का इनका प्रॉपर्टी सेम होगा. लिथियम, सोडियम, पोटासियम का प्रॉपर्टीज आपका सेम होगा. लेकिन इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था, ऑक्टेव इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने म्यूजिक के ट्यून से कंपेयर किया, सारे गामा पादा नीसा. तो 8th एलिमेंट का सासा है. लेकिन ये जो एप्लीकेशन जो था ये सिर्फ और सिर्फ आपका कैल्शियम तक ही जो है मैच कर पाया. इसके बाद जो है ये आपका एप्लीकेबल नहीं था. उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेंडली पीरियोडिक टेबल. तो मेंडली जो है पीरियोडिक टेबल जो है, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इन्होंने एलिमेंट्स को जो है अरेंजमेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. याद रखिएगा एटॉमिक मास अरेंजमेंट किया था और इनका अरेंजमेंट काफी अच्छा था. यहां तक कि अगर बाय चांस की बात है, ये एलिमेंट्स पता है, ये एलिमेंट्स पता है, ये एलिमेंट्स पता है, ये एलिमेंट्स उस समय नहीं मिला तो उन्होंने इसका क्या नाम रखा, सपोज ये बोरोन था, इन्होंने इसका नाम रख दिया एक बोरोन. ठीक है ना, इक्का बोरोन. तो ताकि जब फ्यूचर में अगर एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इसको हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकेंगे. ठीक है ना. इज इट ओके. लेकिन इनका भी जो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस जो अरेंजमेंट किया गया था, इनका भी मॉडल फेल हो गया मेंडली का. रीजन बीइंग व्हाट, नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था. तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंजमेंट करेंगे तो क्या समस्या होगी. आइसोटोप्स की बात करेंगे. जैसे हम अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है. प्रोटियम जिसकी एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम जिसकी एटॉमिक मास 2 है, ट्रिटियम जिसकी एटॉमिक मास 3 है. अब हम लोग तीनों को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ अरेंजमेंट करेंगे बताइए तो जरा. क्योंकि हीलियम अगर हाइड्रोजन जो है एटॉमिक मासेस पे अरेंजमेंट करेंगे तो 2 को कहाँ अरेंजमेंट करेंगे, 3 को कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे. ये हम अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे, अरेंजमेंट जो हम ये नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपका ये मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है. अभी आज की डेट की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, हेनरी मोस्ले के द्वारा बनाया गया था. यही हेनरी मोस्ले के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाया था आज भी एप्लीकेबल है, आज भी जो है आपका एप्लीकेबल है. तो याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा बनाया गया था, हेनरी मोस्ले के द्वारा बनाया गया था. पीसीएस से काफी अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे जो है अरेंजमेंट, जो एलिमेंट्स आर बीइंग अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंजमेंट किया गया. तो एटॉमिक नंबर पे अरेंजमेंट किया गया तो जो आइसोटोप्स वाली समस्या थी वो समस्या खुद ही समाप्त हो गई. ठीक है, इज इट ओके. अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंजमेंट किया गया है. तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो काफी ज्यादा जो है, काफी मतलब
आप देख सकते काफी एडवांस मॉडल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो समस्या जो थी आपके मेंडली पीरियड टेबल पे जिसमें एटॉमिक मासेस पे अरेंजमेंट किया गया था वो समस्या खत्म हो गई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि मॉडर्न पीरियड टेबल की अगर हम बात करते हैं, सो ये जो वर्टिकल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स। ये सब क्या है आपके 7, ये आपके पीरियड्स है। तो कुल मिला के, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस जो होते हैं ये क्या है आपके ग्रुप्स है, ये आपके क्या है ग्रुप्स है। इज इट ओके? क्लियर है? तो कुल मिला के जो है हमारे 7 पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स कितने? 18 ग्रुप्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड से 18 ग्रुप्स है। इज इट ओके? अब देखिए यहाँ पे जो आपके ये एलिमेंट जो है इसको हम लोग कहा जाता है, ये आपका एस ब्लॉक होते हैं। किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। इनकी बात करेंगे तो ये आपके किस ब्लॉक में आते हैं? ये आपके पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है ना, ये पी ब्लॉक में आते हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये किस ब्लॉक में आते हैं? आपके डी ब्लॉक में आते हैं। और ये जो है आपके किस ब्लॉक में आते हैं? ये आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। ये आपके जो है एफ ब्लॉक में आते हैं। क्लियर है? उसके देखिए ये आपके क्या है? आपके मेटल्स है। ये सब आपके क्या है? यहाँ तक जब बात करेंगे यहाँ तक मेटल्स है। यहाँ पे क्या है? मेटल्स है। इनको जो डी ब्लॉक में आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। उसके बाद यहाँ जब बात करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप जो है ये आपका जो है मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे ये सब आपके क्या है? ये सब आपके जो है नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, नॉन मेटल्स है। इसके बाद देखिए इसका पर्टिकुलर नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये जो है इनर्ट गैसेज है। ये सब आपका क्या है? इनर्ट गैसेज है। इज इट ओके? चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा जो है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल को हम लोग समझते हैं। लेकिन ट्रेंड को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है एक चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रेंड्स इन तो पीरियड टेबल की बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ फोकस हो जाएगा, कंसेप्ट को समझ लेंगे तो काफी बेहतर होगा। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल तो जैसा हमने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पीरियड कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल कॉलम्स की बात करेंगे इसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्रुप्स को देख लेते हैं। ओके, पहले हम लोग थोड़ा सा ग्रुप्स को देख लेते हैं। ग्रुप्स में क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो हाइड्रोजन में क्या है? सिर्फ एक ही सेल होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। लिथियम की बात करें तो लिथियम में क्या होगा? 2 सेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सेल हो जाएगा और यहाँ पे कितना? एक इलेक्ट्रॉन है। पोटासियम की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 सेल हो जाएगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज, अगर हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्रुप्स का सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? ग्रुप्स में क्या है? ग्रुप्स के फ्रॉम टॉप से बॉटम की बात करेंगे तो क्या हो रहा है? टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, इन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होता है? आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ग्रुप्स में क्या होता है, देखिए जो बाहर में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जो है वैलेंसी कहते हैं या वैलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंट, वैलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, जो बाहर में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और यही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। ये आपका केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मोर और लेस सबकी वैलेंसी जो है, यहाँ देखेंगे वैलेंसी क्या सबकी 1 है। यहाँ पे क्या है? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है सबकी से वैलेंसी क्या है? सबकी 1 है।
तो मोर और लेस सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये हो गया आपका किसके बारे में, ग्रुप्स के बारे में हो गया। अब हम पीरियड्स की बात करते हैं, थोड़ा सा पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स में क्या देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, ये है। तो यहाँ पे क्या है, सेल तो सेम ही है, सेल जो है सेल तो सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 होते जा रहा है। इसका कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ओके, 10 है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तो एटॉमिक नंबर जो है सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर जो है वो आपका सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है। ओके, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, लिथियम है तो कितना है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितना है, 3 है। लेकिन वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में 8 है, 3 4 5 6 7 8 हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। इज इट ओके, सॉरी, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, सपोज हम लिथियम को कंसीडर करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन भी कितना है, 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हो गया। वही अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। तो पहला सेल में कितना होगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे सेल में कितने होंगे, दूसरा सेल में आपको 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। यहाँ प्रोटॉन भी 3 है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एटॉमिक रेडियस इसमें ड्रॉप होता है। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे पीरियड में, एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड में आपका क्या होगा, पीरियड में डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। रीजन भी व्हाट, रीजन भी व्हाट, देखिए पीरियड में तो नंबर ऑफ सेल तो सबका सेम ही है। देखिए इस रो में कितना है, अगर लिथियम रो की बात करें तो लिथियम रो में जो है आपका सबका जो है सेल कितना है, 2 सेल्स है, सबका कितना है, 2 सेल्स है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली आपके जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है सेल सेम ही है, 2 ही है, इंक्रीज हो रहा है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो देखिए एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रहेगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं। चलिए तो ट्रेंड्स में हमें स्टार्ट करना है। देखिए ट्रेंड्स की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेंड्स में जो हमें स्टडी करना है वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, कैरेक्टर, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें देख लेना। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब हम देखेंगे, अगर हम बात करते हैं आपका पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड में आपको याद है क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लास्ट में एटॉमिक रेडियस, सपोज पीरियड में लिथियम का ये है तो ऑक्सीजन का ये हो गया, तो एटॉमिक रेडियस कम हो गया। एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नजदीक में, वो वहां से प्रोटॉन की डिस्टेंस काफी कम होगी, तो क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो एटॉमिक रेडियस काफी छोटा होगा, उसके अगर इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको काफी तेजी से अट्रैक्ट करेगा। इसलिए क्या होता है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज होता है। लेकिन ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप्स में क्या होता है, मैंने बताया था ग्रुप्स में सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जाते हैं, तो ग्रुप्स में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ड्रॉप होता है। ठीक है ना, सेम आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटम टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन। ठीक है, सेम उसका होता है। देखिए एटॉमिक रेडियस मैंने बताया, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम, और वही अगर पीरियड की बात करें तो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे
तो मेटलिक कैरेक्टर जो है, देखिए मेटलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर जो है ये आपका इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में, और वही आपका जो मेटलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होता है। ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है फ्रॉम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए मेटलिक कैरेक्टर जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, सपोज आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करेंगे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सपोज लिथियम है, इसमें कितना है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम। सोडियम की बात करेंगे, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। सपोज पोटासियम की बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to remove an electron, remove an electron। सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी, इनमें देखिए सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगा, पोटासियम में लगेगा। क्यों, पोटासियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को जो है, अब इसको अट्रैक्ट कौन करके रखा है, इसका पॉजिटिव चार्ज, लेकिन डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो इसमें कम एनर्जी सप्लाई कीजिए तो इलेक्ट्रॉन्स आपका रिमूव हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जिसकी जो मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है। मेटल्स की जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है काफी कम होती है। रीजन बिंग व्हाट, रीजन क्या, मेटल की प्रॉपर्टी होती है काफी कम होती है। मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, तो मेटल की जो होती है प्रॉपर्टी होती है कि जब उससे आप थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ठीक है ना। मेटल हमेशा क्या पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। इज इट ओके। ये आपकी मेटल के आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बताइए जरा। सबसे अगर बात करेंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस चीज को देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, अगर जस्ट अ मोमेंट, ओके यहाँ देखिए, ओके यहाँ देखिए, सॉरी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये होता है आपको, देखिए ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को आराम से निकल सकते हैं। तो ये जो है सबसे लेस आयोनाइजेशन एनर्जी इसका होगा, सबसे लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है टॉप टू बॉटम आपका डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ में अगर हम बात करेंगे पीरियड की बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज होता है। रीजन बिंग व्हाट, देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है छोटा हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड योर, हम लोगों ने जो है क्या कंप्लीट कर लिया अभी, वी हैव कंप्लीटेड योर पीरियोडिक टेबल। अब जो है केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए छोटा सा चैप्टर है। तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग इज लास्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट एनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो क्या हमने कभी भी सोचने की कोशिश की है कि अगर हम वाटर की बात करेंगे H2O, ठीक है ना, H2O तो किस प्रकार से फॉर्म हुआ, इसके बीच में क्या बॉन्डिंग है, किस प्रकार से ये फॉर्म हुआ है। अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो किस प्रकार से ये फॉर्म हुआ है। अगर हम बात करेंगे आपका हाइड्रोजन गैस की तो किस प्रकार से ये फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो है जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, ये कौन सा टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे विद इन केमिकल बॉन्डिंग। चलिए ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो हमें स्टडी करना है वो है आपका आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है। सबसे वीक बॉन्ड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका, वैन डर वाल इंटरैक्शन है, वैन डर वाल इंटरैक्शन है। ठीक है, चलिए
सबसे पहला जो बॉन्ड होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड आपका मेटल एंड आपका नॉन मेटल में फॉर्म होता है। तो आयनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और मोलिक्यूल ऑफ टू अनदर। द आयनिक बॉन्ड बिटवीन, चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, देखिए आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग जो है। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, समझेंगे। आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड समझ जाएगा तो बाकी बॉन्ड समझने में जो है आपको तकलीफ नहीं होगा। इसी में सारे कंसेप्ट जो है हम लोग आयनिक बॉन्ड में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप जो है सारे कंसेप्ट को आप यहाँ पे कोरिलेट कर सके। सारे कंसेप्ट को हम लोग आयनिक बॉन्ड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मोरलेस कैसा भी क्वेश्चन आए, टफ हो इजी हो, आप उसे आयनिक बॉन्ड की हम बात करेंगे। सो देखिए आयनिक बॉन्ड मतलब आयन से क्या निकलता है? आयंस। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर आपका नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड जो होता है फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, ओके। अब हम लोग जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे, इसका एग्जांपल से समझते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड। अब सोडियम को देखिए, आप सोडियम को देखते हैं सबसे पहले। सोडियम, अगर सोडियम की हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो इसका मतलब क्या है? पहला सेल में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे सेल में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 8 होंगे। तीसरा सेल की बात करेंगे तो तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहला। तो ये आपका क्या है? मेटल है, सबसे पहला बात मेटल है। उसके बाद देखिए आउटर मोस्ट सेल है, एटॉमिक रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी जब सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं सोडियम जो है बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी जब इस पर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। क्योंकि मैंने बताया था एटम जो है एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो क्या होगा? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। रीजन बीइंग व्हाट? प्रोटॉन तो है ना यहाँ पे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या? पहले इलेक्ट्रॉन भी 11 था और प्रोटॉन भी 11 था। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन 11 है तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक। देखिए जब इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पे काफी कम आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, एटम जो होता है, जो आयनिक बॉन्ड जो होता है कैसे फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड जो होता है कैसे फॉर्म होता है? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है ये आपका जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करने की कोशिश करता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करने की कोशिश करता है बाय ऑक्टेट। और ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। क्या रूल फॉलो करता है? ऑक्टेट रूल। अब देखिए इसका क्या हो गया? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2, यहाँ पे कितना होगा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्या हो गया? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है किसका होता है? इनर्ट गैसेस का होता है। किसका होता है? इनर्ट गैस का होता है। तो ये किसका इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ये आपका नियोन का है। किसका है? नियोन, जो कि आपका इनर्ट होता है। देखिए बाहर सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो स्टेबल है, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा। जनरली ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि मेटल हो या नॉन मेटल हो, दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो इसने नियोन का एक्सेप्ट कर लिया, चलिए ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का कितना होता है? 17 है। तो यहाँ पे कितना होगा? देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तीसरा सेल की बात करेंगे तो इसमें कितने? 7 ही है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ऑक्टेट रूल के अनुसार जो है, ऑक्टेट रूल के अनुसार जो है किसका अटेंड करेगा? आर्गन का अटेंड करेगा। आर्गन का अटेंड करने के लिए इसके पास जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या होगा? गेन कर लेगा। यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये तो किसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? 8 आ गया, इसका हो गया। तो क्लोरीन जो है
ये आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, आर्गन का हो गया, आर्गन का हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया आपका, तो क्या हो गया, क्लोराइड आयन। तो दोनों को रिएक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ है, सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इज इट ओके। सब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो याद रखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज जो होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आयनिक है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड से सोलुबल इन वाटर, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जो है सोलुबल इन वाटर होता है, स्टडी करेंगे बाद में हम लोग इसको। आयनिक कंपाउंड्स आर इनसोलुबल इन नॉन पोलर कोवलेंट सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के लिए, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, याद रखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफरिंग नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग करने के कारण जो है आपका जो है एटम चीफ स्टेबिलिटी इन द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्बन को लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कार्बन में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बाहर में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन्स 4। अब इसको ऑक्टेट रूल के अनुसार अगर हम बात करें, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का ऑक्टेट रूल जो है उसके अनुसार इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो आपका ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो पाएगा इसका। तो अब देखिए हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन में पहला सेल है तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तभी आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, हीलियम इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर पाएगा 2। तो देखिए हाइड्रोजन ने अपना शेयर कर लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेम टू सेम देखिए कार्बन का भी हो गया, कार्बन का कितना हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, कोवलेंट सिंगल बॉन्ड है आपका, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इज इट ओके, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बन है सपोज, अब देखिए ये दोनों बॉन्डिंग शेयर हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन अपने शेयर करके अपना ऑक्टेट रूल अटेंड कर लिया, चलिए ठीक है ओके। कार्बन का क्या देखिए, अब कार्बन के पास कितने हैं, देखिए ये कार्बन कार्बन में भी डबल बॉन्ड, ये क्या है आपका डबल बॉन्ड है, ये क्या है आपका डबल बॉन्ड है। अब देखिए कार्बन को कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी 8 है, तो ये क्या होगा डबल बॉन्ड। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होता है। इज इट ओके। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मोस्ट कंपाउंड्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिबिट रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर कोवलेंट बॉन्डिंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट सोलुबल इन वाटर, डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। उसके बाद एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। इसको समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल से समझते थे क्या होता है, समझने में काफी आसानी होती है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम सेम एटम, सेम एटम। अब ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सपोज हमें एमोनिया का देखना है, NH4 पॉजिटिव, ये कैसे फॉर्म होता है। देखिए नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में कितने 5 होते हैं, कितने कुल मिला के 5 होते हैं, मतलब आउटसाइड अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 7 है इसका, तो पहला सेल में कितने होंगे, 2 होंगे, दूसरा में 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन कर गया। चलिए हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट रूल 2 ही चाहिए, हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्टेट रूल कितना हो गया, 2 चाहिए, हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम देखेंगे 2 हो गया, ओके। अब नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन का फुलफिल हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का फुल। लेकिन जब आपका ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है इसको। तो ये किस प्रकार से फॉर्म होता है, देखिए और यहाँ पे 2 है, इसको हम लोग हाइड्रोजन को दे देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है डोनर, ये क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो दिस हैज बिकम द डोनर, ये क्या हो गया, डोनर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज होंगे, दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। देन आयनिक कंपाउंड्स, सम ऑफ दिस कंपाउंड्स एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इसलिए हम लोग डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं, इट इज वीकर देन आयनिक बॉन्डिंग। अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और जो है, इसी से हम लोग कंसेप्ट को जो है, व्हाट आई मीन टू से, कंसेप्ट को जो है वाटर के जो वाटर मतलब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाई जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन डिसॉल्व इन वाटर, दोनों कंसेप्ट को। देखिए यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले समझेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सो यहाँ क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन की बात करेंगे, जब हाइड्रोजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, व्हेन, समझेंगे सारी चीजों को, डोंट वेरी, व्हेन हाइड्रोजन combines with highly electronegative elements, तो क्या होगा, देखिए सपोज हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, H2O, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन क्या है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर्स ऑफ electrons towards itself, है ना। देखिए ये तो बॉन्डिंग है आपके, एक कोवलेंट बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो है एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या है एक्चुअली ये है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हुआ है, लेकिन आपका जो है ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या करेगा, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, ये अपनी ओर खींच लेगा, ये जो है अपनी ओर खींच लेगा, तो अपनी ओर खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है कि हाइड्रोजन क्या आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हाइड्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। अब इसके कारण से क्या होगा देखिए, अब दूसरी है आपको वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को देखिए, ऑक्सीजन, ये आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हो गया ना, इनके बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हो गया। ये जो बॉन्डिंग जो है, बिकॉज आपका क्या है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो इसने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्लाइट आपका एक बॉन्डिंग डेवलपमेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना, इज इट ओके। ये कब फॉर्म होगा याद रखिएगा, ये आपका तभी फॉर्म होगा जब हाइड्रोजन आपका किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। तो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो आपके ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेंगे बॉन्डेड, जिससे कारण से जो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देखने को मिल रहा है। तो मैंने बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, वाटर जो होते हैं, इट कैन डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड, वाटर आपका आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोरीन ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने बताया था ना, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है ना, इस कारण से, इज इट ओके। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपने देख लिया, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस एग्जाम्पल है। अब देखिए कि हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी मतलब ये होता है आपको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है ताकि आप जो उस बॉन्ड जो बना है उस बॉन्ड को आप तोड़ सके, ठीक है। तो बॉन्ड ऑफ एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द एटम एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगी उसको जो है तोड़ने के उतना दे दो बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे अगर हम बात करेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, काफी ज्यादा एनर्जी। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद जो होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कौन आता है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, और सबसे लास्ट में आता है वो है आपका वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस आता है। इस चीज को याद रखिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, आयनिक बॉन्ड, इज इट ओके। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट मेटल्स। मेटल्स की स्टडी करेंगे हम। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। एक होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ओके। तो यहाँ पे हमें जो स्टडी करना, मेटल्स नॉन मेटल्स का हम स्टडी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी पूछ ली जाते हैं, तो सभी चीज़ों को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब आपका क्या है, मेटल्स है। ये क्या है आपका, मेटल है, मेटल है। किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, मैंने बताया था एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और ये जो है आपके डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। एस ब्लॉक अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है आपका, ये जो पहला ग्रुप है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। और इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड ग्रुप में अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ओके, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर। यहाँ देखिए, उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अदर मेटल्स है। उसके बाद ये जो है आपका नॉन मेटल्स है पूरी,
उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था ये आपका हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, और ये आपका जो है इनर्ट गैस होता है। ये आपका क्या है, इनर्ट गैसेस होता है। ये भी आपके जो है, ये आपके जो है, ये आपके पी ब्लॉक होते हैं, यहाँ से मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पे जो है आपका एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो थोड़ा हीलियम को स्टडी कर लेते हैं। तो हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम क्या है, आपका इनर्ट गैसेज है। हीलियम इनर्ट गैसेज है। इनर्ट गैसेज कौन से ग्रुप में होते हैं, ग्रुप 18 में होते हैं, ठीक है ना। द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट, ओनली हाइड्रोजन इज लाइट, ओनली हाइड्रोजन इज लाइटर हीलियम। तो यहाँ देखिएगा सबसे लाइटेस्ट अगर एलिमेंट की बात की जाए, सबसे लाइटेस्ट अगर हम बात करते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन है, सेकंड क्या है आपका हीलियम है, हीलियम है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा हीलियम गैसेस फिल किए जाते हैं बैलून में, इसलिए कारण बैलून जो है आपका ऊपर मूव करता है। हीलियम की अगर यूजेस की बात करेंगे तो कूलिंग मीडियम के तौर पे जो लार्ज हेड्रोन कॉरिडोर में यूटिलाइज किया जाता है। सैटेलाइट्स के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको कूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेलून्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो है हम बात करेंगे 80% हीलियम एंड 20% ऑक्सीजन यूज एज आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर फॉर डीप सी डाइवर। जो डीप सी डाइवर जो होते हैं, जो समुद्र में गोते लगाते हैं, ठीक है ना, वो अपने साथ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की बात करेंगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, हीलियोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हीलियोक्स। इसमें आपका 20% हीलियम होता है, 20% और 80% हीलियम होता है, 20% आपका ऑक्सीजन होता है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सब मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। लस्टर का मतलब दे आर शाइनिंग। अगर आप आयरन जो है उसको यहाँ से कट कीजिएगा तो ये क्या आपका शाइनिंग करना शुरू कर देगा। मेलेबिलिटी होता है, तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बट मेलेबल, विच मीन्स दैट दे कैन इजिली बेंट और सेप्ड, उनको जो है सेप्ड दिया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोहार वगैरह होते हैं वो आयरन को बीट करके किसी भी प्रकार का शेप दे देते हैं। कंडक्टिविटी होता है, मेटल्स एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का। सोनोरस होते हैं, मतलब मेटल्स को अगर आप हीट करते हैं तो साउंड करता है। रिएक्टिविटी होती है, कुछ मेटल्स की आपकी काफ़ी अधिक रिएक्टिविटी होती है। देखिए 5 ग्रुप ऑफ मेटल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला मेटल जो है वो नोबल मेटल्स की बात करते हैं। तो नोबल मेटल्स क्या होता है, इनकी ये जो रहते हैं आपके, दे आर नॉन रिएक्टिव, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोरोड नहीं करते हैं, ठीक है ना, रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो गोल्ड पहनते हैं, जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, हाथों वगैरह पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि नोबल मेटल्स ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आपके स्किन के साथ मॉइस्चर रिलेट होता है, मॉइस्चर में वाटर रहता है, उसके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करता है। प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, इसलिए इन सब चीज़ों का हम लोग नोबल मेटल का जो है जनरली हम लोग ज्वेलरी के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है अल्कली मेटल, जो मैंने सबसे पहले बताया था। ये सबसे ज़्यादा जो ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप जो है उसमें अल्कली मेटल होते हैं, सबसे हाईली रिएक्टिव होते हैं। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप जो है इनको अपने हाथ में रखिएगा, पानी में डालिएगा तो वहाँ पे फायर कैच कर लेगा। फिर आपके अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। फिर आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ठीक है ना। दे आर हार्ड एंड शाइनी, स्ट्रॉन्ग, इजी टू शेप, दे आर यूज फॉर मेनी इंडस्ट्रियल पर्पज। एग्जाम्पल क्या इंक्लूड्स आयरन है, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, निकल, कॉपर एंड सम ऑफ विच आर आल्सो नोबल मेटल। पुअर मेटल्स होते हैं, एग्जाम्पल एल्युमिनियम, गैलियम, टिन, थैलियम, एंटीमोनी, बिस्मुथ। ये ऐसे यूज नहीं होते, लेकिन एलॉय बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए रिएक्टिविटी की बात करें, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखिएगा सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, पोटासियम। याद रखिएगा सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा मेटल है आपका, पोटासियम है, याद है। अब पोटासियम क्या है आपका, एल्कली है। ये क्या है आपका, एल्कली है। पहला जो आपने बताया था ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, है ना, ये सब एल्कली होता है। क्या है, ये सब एल्कली होता है। मैग्नीशियम, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब आपका क्या है, ये आपका एल्कली अर्थ मेटल होता है। एल्कली अर्थ मेटल होता है, ये आपका क्या है, एल्कली होता है। ओके, एल्कली होता है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो कौन है आपका, पोटासियम है। सेकंड रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। थर्ड रिएक्टिव कैल्शियम है। तीनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें दो जो है, दो क्या है आपका एल्कली है, और ये क्या है, तीसरा है जो है आपका एल्कली अर्थ मेटल है। एल्कली अर्थ मेटल है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है वो होता है आपका गोल्ड, ठीक है। चलिए ओके, देखिए एल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो एल्कली मेटल जो है इतने ज़्यादा आपके रिएक्टिव क्यों होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एल्कली मेटल की अगर हम बात करते हैं, एल्कली मेटल देखिए लिथियम हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम यहाँ पे 3 सेल है, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पोटासियम
4 सेल है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए तो यहाँ पे पहले बात 1 इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक रेडियस काफ़ी अधिक है। यहाँ पे इसलिए लाइट आयोनाइजेशन, अगर थोड़ा सा भी आयोनाइजेशन एनर्जी मिलता है, थोड़ा सा भी हीट मिलता है, थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। पोटासियम में अगर किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी हीट मिलता है, पोटासियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आयन फॉर्म कर देगा। ठीक है ना, इज इट ओके? ठीक है। मेटल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मेटल जो है विथ लो आयनाइजेशन एनर्जी, विथ लो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब देखिए इसमें सबसे रिएक्टिव कौन है? पोटासियम। अगर हम इस अल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं इनको आप नाइफ से भी आप जो है कट कर सकते हैं। और सोडियम और पोटासियम की बात करेंगे, यहाँ तक कि अगर हम लोग इसे एटमॉस्फेयर में भी ऐड रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये आपका फायर जनरेट कर देता है। क्या कर देता है? फायर जनरेट कर देता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग जो सोडियम और पोटासियम जो होते हैं इसे हम लोग कहाँ पे? केरोसिन में स्टोर करते हैं, केरोसिन में जो है स्टोर करते हैं, क्योंकि केरोसिन में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। इज इट ओके? तो ये आपका अल्कली मेटल्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है? इसमें सबसे हाईली रिएक्टिव आपका पोटासियम है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। इसलिए इसको भी जो है या तो हम लोग इसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं या फिर इसे जो है नाफ्था में हम लोग जो है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए ये सभी चीज़ हम लोग स्टडी कर ली है। ओके, अब अल्कली अर्थ मेटल की बात करेंगे तो ग्रुप 2 में जो भी है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे आपके क्या है? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में अब देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा, जब हम रिएक्टिव की बात करते हैं तो ठीक है, मैंने बताया अल्कली मेटल्स हो गया, अल्कली अर्थ मेटल्स हो गया, काफ़ी रिएक्टिव होते थे। याद रखिएगा ये नेचर में जो है कभी भी आपका जो है सोडियम एलोन नहीं पाया जाएगा। ये क्या होगा? ये कभी भी जो है ये आपका किसी ना किसी के साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा और ये आपका जो है कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा। किसमें? कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अल्कलीन अर्थ मेटल हाईली रिएक्टिव, हैंस दे डू नॉट अकर इन द फ्री स्टेट। ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, बट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ सिलिकेट्स में पाए जाएंगे, कार्बोनेट्स, सल्फेनेट्स और फॉस्फेट में पाए जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो मेटल जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और फिर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन वही अगर नॉन मेटल की बात करेंगे, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, जो कि आपका एक गैस है। और यही सल्फर ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका ये एसिड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपका चार्ट है, चार्ट में आप देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मेटल जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है। देखिए जब मेटल जो है सोडियम जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या सॉल्ट फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड, और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जिंक जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा, आपका जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। एक चीज को देखिएगा, अगर मैग्नीशियम जो है मेटल है, ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर देगा। क्या? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, फिर कॉपर। अगर जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। रीजन बीइंग व्हाट? रीजन इसलिए कि देखिए पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर यहाँ पे है। अगर कॉपर जैसे मैंने बताया था जिंक, इस रिएक्शन को देखिए, जिंक जब आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्या है? हाईली रिएक्टिव है, कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो मेटल्स हम लोग ने स्टडी के लिए अब हम लोग जो है नॉन मेटल्स की मूव करेंगे। तो नॉन मेटल्स में याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटल से रिलेटेड, लास्ट की क्लासेस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, लिख के आप लोगों को मैं बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो चीज़ें हैं। देखिए अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो सल्फर, सल्फर आपका क्या है? नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 16 है। मास नंबर कितना है आपका? 32 है। सल्फर की बात करेंगे तो नॉन मेटेलिक है। एट रूम टेम्परेचर ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन होता है। ये मैचेज में यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है, फंगीसाइड्स में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर का प्रयोग किया जाता है ताकि हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सके, गन पाउडर का भी, रेफ्रिजरेंट में भी, या फिर यूज इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सल्फर का प्रयोग जो है आपका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो टॉक्सिक गैस विथ बर्न्ट
मैच स्मेल, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा देते हैं, मेजर एयर पोल्यूटेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड हम ब्लीचिंग भी कहते हैं, जैसे ब्लीचिंग का मतलब होता है कि जो कलर होता है उसे डीकलर करना। लेकिन याद रखिएगा, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन। आप कोई कलर ड्रेस को जो है उससे जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो अब क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो टेम्पररी होता है, वो आपका परमानेंट नहीं होता है। जब ओरिजिनली फिर वो एक्सपोज टू एयर होगा वापस उसका कलर आ जाएगा, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करेंगे तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या होता है, यूज एज गैसियस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में जो है इस सल्फर हेक्साफ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर इसका 14 है। देखिए आपको बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में आपका 21% ऑक्सीजन है, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, 78% जो है आपका नाइट्रोजन होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, अगर हम बात करेंगे तो जो एमाइनो एसिड्स जो होते हैं, एमाइनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो एमाइनो एसिड्स के साथ, एमाइनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद जो है किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इंसेक्टिवरस प्लांट की बात करें तो इंसेक्टिवरस प्लांट जो है अपने इंसेक्टिवरस प्लांट जो है वो स्टार्च जो होता है C6H12O6 जो होता है वो खुद से बना लेता है, लेकिन उसके पास जो है प्रोटीन वो खुद से नहीं बना पाता है। तो इसलिए इंसेक्टिवरस प्लांट क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसको निगल लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ताकि उनको इंसेक्ट से क्या मिल सके, नाइट्रोजन मिल सके, और उस नाइट्रोजन से फिर वो अपना प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, NTO एग्जाम में बहुत कॉमन, बहुत आपका ये फेमस है स्टेट पीसीएस के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लफिंग गैस कहते हैं। पहले क्या होता था, जब ऑपरेशन वगैरह होते थे तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था। अमोनिया की बात करेंगे तो कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल है, कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सर्विंग एज ए प्रिकर्सर ऑफ द फूड एंड फर्टिलाइजर। इसका प्रयोग आपका फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है, ठीक है। हैलोजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होते हैं यहाँ पे गैसेस होते हैं। आयोडीन क्या है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये याद रखिएगा एग्जामिनेशन में पूछा गया है आपका। एस्टेटाइन जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ब्रोमीन क्या आपका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। देखिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट, मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट bonded pair of electrons, bonded pairs of electrons towards itself, मैंने बताया था। अब मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड स्टडी करते हुए इसमें आपको बताया था कि हाइड्रोजन जब होगा, हाइड्रोजन जब आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, इसको जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक मैंने बताया था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, याद रखिएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। फिर सेकंड क्या है, सेकंड में आपका ऑक्सीजन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन की बात करेंगे, यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइड्स फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, यूज फॉर प्यूरिफाइंग एयर इन क्राउडेड सिनेमा हॉल में जो है उसको प्यूरिफाई करने के लिए ओजोन का छिड़काव किया जाता है। इनर्ट गैस की बात करें तो इनर्ट गैस क्या होते हैं आपके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिससे कारण से जो है आपके नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं जनरली। हीलियक्स मैंने बताया था, हीलियक्स में जो होता है आपका ऑक्सीजन जो रहता है 20% होता है, हीलियम जो है आपका 80% होता है। जो डीप सी ड्राइवर होते हैं वो अपने साथ जो है हीलियक्स कैरी करते हैं। अब जो मेटलर्जी की बात करेंगे, ठीक है, तो मैंने बताया था एक चीज़ को याद रखिएगा, मेटल्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे अल्कली मेटल्स की बात करेंगे, अल्कली अर्थ मेटल की अगर हम बात करते हैं तो यार हाईली रिएक्टिव, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिससे कारण से वो फ्री स्टेट में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। सोडियम की अगर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होकर वो क्या नेचर में सिर्फ सोडियम फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं। पोटासियम के पोटासियम फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं। कैल्शियम के कैल्शियम फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं। वो किसी ना किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और उस कंपाउंड के साथ फिर बहुत ज़्यादा आपकी इंप्यूरिटीज होती है। तो मेटलर्जी प्रोसेस की बात करेंगे तो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होता है, हम किस प्रकार से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग मेटलर्जी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी क्या क्या होते हैं,
क्रशिंग ग्राइंडिंग होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक मेथड होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन होते हैं, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन होते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ को समझेंगे, मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं। देखिए मिनरल्स में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं उससे भी आप जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मिनरल्स में क्या होते हैं, मिनरल्स में इम्प्योरिटीज़ काफ़ी अधिक होती है। मिनरल्स में क्या होता है, मिनरल्स में जो है आप मेटल का तो एक्सट्रैक्शन कीजिएगा, कर सकते हैं, लेकिन इसमें साथ में क्या होता है, सब बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, ओके। ओर के साथ में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ कम होता है, इसीलिए जो है आप ओर से जो है मेटल आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए गैंग और मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, गैंग द ओर इज जनरली एसोसिएटेड विद अर्थली इम्प्योरिटीज़। किसी भी ओर की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। उस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, फ्लक्स क्या होता है, अब जो गैंग और मैट्रिक्स है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अगर बाई चांस कहते हैं बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, बेसिक कचरा है, तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे। अगर एसिडिक इम्प्योरिटीज़ उसको रिमूव करने के हम लोग जो है बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिएगा इम्प्योरिटीज़ जब आपका फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका जो फॉर्म करता है उसे हम लोग स्लैग कहते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले ओर की कंसंट्रेशन की जाती है, क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है, कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस होते हैं। अगर देखिए कंसंट्रेशन मतलब होता है किस प्रकार से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे ताकि ओर की किस प्रकार से हम किसी भी मिनरल्स या ओर्स में जो है हम लोग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे ताकि जो मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन के कारण क्या होता है, सपोज आप जो है मेटल्स को क्रश कर देते हैं, पहले क्या मेटल्स को क्रश कर देते हैं, क्रश करने के बाद मिनरल्स को क्रश कर देते हैं, सॉरी किसको, मिनरल्स को जो है क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद जब उसे गिराते हैं तो लाइट पार्टिकल जो होते हैं काफ़ी दूर चले जाते हैं, हेवी पार्टिकल यहाँ हो जाते हैं। तो हेवी पार्टिकल में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका मेटल होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन होता है, बाई चांस की बात है कोई अगर मैग्नेट से अट्रैक्टेड है तो उसे आप जो खींच लेते हैं ताकि उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो है फिर अलग से, जैसे मान के चलिए ये आपका यहाँ पे जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओर जो है आयरन का है तो हम जो है मैग्नेट से जो इसमें टान लेंगे तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा। उसी प्रकार से फ्लोटेशन प्रोसेस है केमिकल मेथड से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कैल्सिनेशन याद रखिएगा, कैल्सिनेशन इज हीटिंग टू हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करेंगे जो जनरली कार्बोनेट्स और जो होते हैं, ठीक है ना, उसको हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्साइड ताकि हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को क्या हम हीट करेंगे काफ़ी हाई टेम्परेचर पे विदाउट ऑक्सीजन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखिएगा कैल्सिनेशन आपका एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है। क्या है आपका, मेटलर्जिकल प्रोसेस है जहां पर मेटल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हीटिंग किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब ये रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए कंसंट्रेटेड और स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। ये जनरली आपका जो सल्फाइड्स और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक सल्फाइड का जब आप ऑक्सीजन से हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, फिर इसको हम लोग जो है यहाँ से हम लोग जिंक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए कोरोजन की बात करेंगे तो आपको पता है कोरोजन क्या है, इट्स एन अनडिजायरेबल फेनोमेना सिंस इट नेगेटिवली अफेक्ट द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आपने देखा होगा आयरन जो है उसे आप अगर एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, आयरन जो है आपका एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर और जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, ठीक है ना, रिएक्ट कर देता है। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर रस्टिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, रस्टिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। आज रस्टिंग का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ओके। देखिए कुछ आपके प्रिंसिपल ओर्स हैं जिसे हम याद कर लेंगे, जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बॉक्स आयरन का, एल्युमिनियम का ओर कौन है, तो एल्युमिनियम का ओर आपका बॉक्साइट है। उसके बाद आयरन का क्या है, हेमेटाइट जो पूछा जाता है। लीड का क्या है, गैलिना है, ठीक है ना। मरकरी का क्या है, सिनेबार है। जिंक का क्या है, स्पिराइट है। तो ये सब आपका कुछ है, इसको यहाँ तक आप जो है याद कर लीजिएगा, मेटल एंड इट्स ओर। अब एलॉयज की बात करते हैं, एलॉयज क्या होता है, एलॉयज है मेटेलिक कंपाउंड मेड अप ऑफ वन मेटल और वन मोर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे स्टील की, जो स्टील जो देखते थे, स्टील के आपका एलिमेंट है, स्टील एलिमेंट नहीं है, स्टील क्या एलॉय है। यहाँ पे जो है आपका इधर दो मेटल्स या दो नॉन मेटल्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन से जो हम अचीव करते हैं उसे एलॉय कहते हैं। तो स्टील जो है कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन है, मेटल और कार्बन का है। ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो मेटल एंड टीन का है। ब्रास की बात करेंगे तो कॉपर एंड
जिंक का है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में यही पूछे जाते हैं आपके। अब जो हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी कर लेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। डोंट वेरी, जो जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतनी हम स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। क्या होता है देखेंगे ध्यान से, ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे मान के चलिए सोडियम है, सोडियम को जब आपने आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो ये क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव प्लस ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन कहेंगे तो क्या हो गया, सोडियम आपका क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इस प्रोसेस को। इन द अदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ, या फिर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है ना, और द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और या फिर जो हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना। इज इट ओके। चलिए, रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन जो था, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो याद रखिएगा, और द रिडक्शन इज सेड टू बी एडिशन, या तो फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और द रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इज इट ओके। तो चलिए एक हम लोग आप यहाँ पे जो है पूरा कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ताकि आप हमेशा याद रख सकें अलॉन्ग विथ ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, सोडियम पॉजिटिव हो गया प्लस इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया है ना, तो रिमूवल ऑफ जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो क्या हो गया आपका, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर फ्री मेटल है तो यहाँ पे कितना है, 0। अब यहाँ पे कितना हो गया, 0 से यहाँ पे +1, तो +1 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है, जब आपका इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। एक और, जैसे इसका एक और एग्जांपल देखिए, जब आपका सोडियम जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, Na2O होगा, Na2O होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखिए सोडियम का सपोज हमें पता नहीं, तो सोडियम का कितना है, 2x, x पता नहीं, आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 2 हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, +1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसलिए जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। वही अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। पहला क्या, जैसे क्लोरीन है, जब ये आपका इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना हो गया, -1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना हो गया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ओके, क्लोरीन है, नेगेटिव हो गया। जस्ट लेट मी देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर तो हो ही जाते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग करते हैं। तो चलिए, ये क्लोरीन है, जब क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन के से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। यहाँ पे कितना होगा, -1 होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना हो गया, -1 हो गया, 0 है, -1 हो गया, ठीक है ना, 0 है, -1 हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। इज इट ओके। चलिए, क्लियर है। चलिए, अब एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यह होता है, देखिए एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ देखिए, सपोज सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को। चलिए, सोडियम, ये क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक इक्वेशन। तो ये ऑक्सीडेशन क्या, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये क्या फॉर्म हुआ आपका,
क्लोराइड आयन फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को मिलाइएगा तो क्या होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन जब फॉर्म होगा तो क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सोडियम जो है ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइज जो हुआ है, ऑक्सीडाइज कब होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जब सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस केस में क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। ओके चलिए, ओके। उसके बाद क्लोरीन जो है, क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन क्या हुआ है आपका, क्लोरीन रिड्यूस्ड हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों रिडक्शन हुआ है कि क्लोरीन का देखिए आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हो पाएगा, जब कोई आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया। और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है, सोडियम क्लोराइड हुआ है, यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपका जो है रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में जनरली आपसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज जैसे सोडियम जब आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है, Na2O। तो Na2O में देखिए Na2O का सोडियम का ऑक्सीडेशन में कितना होगा, सोडियम का पता नहीं 2x है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पता है -2 है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना होगा, +1, ठीक है। इज इट ओके। तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया कंप्लीटली, मैंने सभी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस हमें स्टडी करना है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सपोज सोडियम हाइड्राइड है, इसको आपने हीट किया तो सोडियम एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया है ना, तो इसको डिकम्पोज होगा, सोडियम हाइड्राइड जो है डिकम्पोज हो गया, इसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन में दो आपके जब कंबाइन करेंगे तो ये आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर आयरन अगर हम बात करेंगे, जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टर में मैंने बताया था आप लोग को, जिंक जब आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक का क्या है, जिंक ये है, कॉपर ये है, तो जिंक का क्या है, इसका जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो जिंक क्या करेगा, इसको कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा प्लस कॉपर, ये आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो जब देखिए आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, पीएच स्केल होता है, ये आपका 1 से लेकर 14 तक होता है। 7 क्या होता है, 7 जो है आपका न्यूट्रल होता है। अगर हम 1 से लेकर 7 तक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड होता है चीज़ें, और 7 से लेकर 14 तक बात करेंगे तो बेस होता है, और 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और अगर हम एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी आपका इंक्रीज होता है यहाँ पे, एसिडिटी मतलब अगर हम बात करें 1 जो होगा हाईली एसिडिक होगा, और बेसिसिटी आपका ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है ना। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड है, वो एसिडिक एसिड है, ये जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। और वाटर, दोनों आपके जो है, दोनों आपके क्या न्यूट्रल प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसका पीएच जो है वो आपका 7 न्यूट्रल पीएच है, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, जब आपका नाइट्रोजन व्हेन इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन आपका अमोनिया फॉर्म करेगा, वही अमोनिया को हीट दीजिएगा तो आपका वापस ही आ जाएगा, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।